मुझे सच सच बताना। चलो, रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है? रसगुल्ला पसंद नहीं है तो गुलाब जामुन तो पसंद होगा, गुलाब जामुन नहीं तो लड्डू पसंद होगा। चलो, ये सब बड़ी मिठाइयां अपन तो अपने देसी लापी की बात कर लेते हैं। लापी कितने लोगों ने खाई है? और एक बात पूछूं आपसे, आप सब में से कितने लोग लापी खाना चाहते हैं? अच्छा, सबको मैं लापी खिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक शर्त है, मैं उन तमाम युवा साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उस पर विशेष तौर पर युवा साथियों का मैं ध्यान चाहता हूं। साथियों, रसगुल्ला मिठाई खानी है, लापी खानी है, लेकिन एक शर्त है मेरी, आपका जीवन भर में गुलाम रहूंगा, लेकिन आपको केवल अंगूठे से खानी है। क्या रसगुल्ला केवल अंगूठे से खा पाएगा कोई मेरा भाई? केवल अंगूठे से, और किसी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते रसगुल्ला खाने के लिए। कोई केवल अंगूठे से रसगुल्ला खा लेगा? केवल अंगूठे से, और किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है। शायद बात समझ में नहीं आई होगी। एक अंगुली से अपन एक अंगुली से रसगुल्ला पकड़ सकते हैं क्या? मैं जल्दी में क्या रैली में जब आया मेरे दिमाग में था, पर क्योंकि देर हो रही थी, वरना मैं वास्तव में रसगुल्ला खरीद के लाता। फिर मैं देखता कि जो हाथ खड़े कर रहे हैं एक दो भाई, वो रसगुल्ला खाने के मूड में है कि सच में एक अंगूठे से खा सकते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रसगुल्ला मीठा, ये मीठा कुछ और नहीं है, ये मीठा है इस समाज का भला, इस समाज का विकास और इस समाज का सम्मान। जो मिठाई की मैं बात कर रहा हूं, और अगर उस मिठाई को खाना है तो एक अंगूठे से खाना संभव नहीं है। उसके लिए हमको अंगूठे के साथ अंगुलियों को भी काम में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब अगर हमें समाज को मीठा खिलाना है तो केवल अंगूठे से काम नहीं चलेगा, यानी केवल खुद के अहंकार या ईगो या गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें समाज के सभी को साथ लेकर चलना होगा। तो कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, कई बार जब सामाजिक काम करते हैं तो कई बार छोटी मोटी बातें होंगी, कई बातें ऐसी होंगी जो आपका दिल दुखाएंगी, आपको गुस्सा दिलाएंगी, आपको नाराजगी पैदा करेंगी। लेकिन उस समय हमको ये देखना है कि मेरी नाराजगी ज्यादा बड़ी है, मेरा समाज का भला ज्यादा बड़ा है। किस बात की ज्यादा अहमियत है, उस बात को प्राथमिकता देनी है। घर में हमें भाई भाई हैं, लड़ेंगे, गलतियां करेंगे, आपस में नाराज होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज का काम छोड़ दें और समाज के लिए काम करना छोड़ दें। इसलिए कभी अगर ऐसी बात हो, मैंने किस संदर्भ में कहा, मेरे युवा भाई अच्छे से समझते हैं, मैं ज्यादा उस बात को गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन दोबारा कभी ऐसी कोई बात हो कि एक तरफ समाज का काम है, एक तरफ अगर दो भाइयों में कोई बात पे नाराजगी है, तो हमारे लिए पहले जरूरी समाज का काम है। भाइयों की नाराजगी हम बाद में भी बैठ के आपस में समझ लेंगे। ये बात, इस बात से मैं शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मन में इस बात ने बहुत पीड़ा दी। अब मैं सीधे सीधे समय को बेकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में जो वक्ता हमारे बीच में उदयपुर से चलकर आए हैं, आप सब भाई लोगों की मांग पे विशेष उदयपुर का कार्यक्रम छुड़वाकर भाई लीला राम जी आहारी, ब्लॉक अध्यक्ष गिरवा को हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया। उनके साथ डॉक्टर सतीश जी, आप दोनों वहां से चलकर उदयपुर का कार्यक्रम छोड़कर हमारे बीच में आए हैं। आप देखिए, संभाग स्तर का कार्यक्रम छोड़ के हमारे बीच में आए, लेकिन हमारे साथियों के आग्रह पर, विशेष निवेदन पर हमने उनको कहा कि आपको समय निकालना पड़ेगा, और वो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा कि अगर आप लोग इतना ही प्रेम से बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। तो वो उदयपुर का कार्यक्रम छोड़ के हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। कुंभलगढ़ की इस धरा पर
साथियों, मैं कुंभलगढ़ की बात करते करते थोड़ा सा एक बात को मैं टाइगर रिजर्व का मुद्दा है इस बैनर पर, जब ये बैनर तैयार कर रहा था इस बैनर पर दो विशेष बात थी और आज का कार्यक्रम हमने दो विशेष बातों को लेकर रखा है। विश्व आदिवासी दिवस हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हमने हमारे कुंभलगढ़ के लिए दो मुद्दे रखे जिन मुद्दों पर हमें काम करने की जरूरत है। उसमें एक है कुंभलगढ़, एक तरफ है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व रद्द करो और दूसरी तरफ है राजसमंद के आदिवासी बहुल इलाकों को शेड्यूल एरिया में शामिल करो। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने सुबह से जो शाम तक का समय दिया है, ये केवल डीजे पर हमको बाइक लेकर घूमने के लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। आज जब हम रैली में आ रहे थे तो मेरी एक बहन ने इस मंच से कहा, मैं उस बहन को नमन करता हूं कि एक बेटी ने वो बात कहने की हिम्मत उठाई। किस तरफ जा रहा है हमारा समाज का युवा, किस तरफ जा रहा है? आप महंगी बाइकें खरीदे हो और जाकर सच्चाई देखें। मैं कुंभलगढ़ के हर एक कोने कोने में गया हूं, आज भी मेरे समाज का 90% भाई कच्चे झोंपड़े में रहता है और उस समाज का बेटा 2.5 लाख की बाइक लेके जो सांप की तरह लहरा कर चलता है और किसी कोने पे जाकर टकरा के मरता है, तब दिल पर उठती है बात। मेरी बहन ने आज इस मंच से वो बात उठाई तो मुझे उस बात को दोहराना पड़ा। किस तरफ जा रहा है हमारा युवा, किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम समाज को? और मैं ये नहीं कहता कि महंगी गाड़ी खरीदना कोई गलत बात है, खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, लेकिन पहले बच्चों को और परिवार को अच्छी जिंदगी अगर दे रहे हो और उसके बाद अगर किस्त भरने की दिक्कत नहीं आए तो आप ऐसी एक नहीं 50 गाड़ी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी उम्र 40 की हो गई है, डॉक्टर हूं, मेरा भी कभी कभी मन करता है ऐसी गाड़ी खरीद के ले रहा हूं, पर भाई साहब किस्त से डर लगता है क्योंकि कर्जा मुझे ही चुकाना है। अब मैं गाड़ी खरीद लूं, पीछे घर पे अगर किस्त वाले घूमे और लुगाई को गाड़ियां देके जाए तो क्या मतलब रहा? इसलिए ये बात इसलिए क्योंकि हमारे युवा किस्त पर मोबाइल खरीद रहे हैं, आईफोन, और किस्त भरने के लिए घर वाले बकरी बेच रहे हैं, तो क्या करें? अब वो बकरी, आईफोन तो दूध देगा नहीं, बकरी दूध देती, वो दूध हमारे बच्चे पीते तो थोड़े मजबूत होते, हमारी माताएं बहनें पीती तो थोड़ी मजबूत होती, और हमारी बहन बेटियां आज जब कुपोषण के शिकार होकर जब बच्चे का जन्म देने की स्थिति आती है तो अस्पताल में हमारे भाई खून के लिए दौड़ते हैं, और जिस बच्चे को, जिस पति के बच्चे को वो जन्म देने की वो करती है, उस पति की हालत ये होती है कि वो अपनी पत्नी के लिए खून तक नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो आधा टाइम तो उसका नशे में निकल गया और आधा टाइम उसका किस्तों में निकल गया, घर परिवार पर ध्यान नहीं दे सकता। मैं मुद्दे से हटकर बात कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, अगर समय रहते हम नहीं चेते तो हमारे समाज को बहुत बड़ी समस्या में लेकर चले जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस उम्र में होता है, ये सब शौक होते हैं, लेकिन साथियों इस उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है। आप ही की उम्र में जिस उम्र में आप बाइकें लहरा रहे हो, आप ही की उम्र में बिरसा मुंडा फांसी पर लटक गए थे। इस समाज के लिए तो उम्र को दोष नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज मेरा मूड था कि बहुत आराम से बात करूंगा, समय कम है, लिमिट में करूंगा, लीलाराम जी को सुनना है। मैं तो कुंभलगढ़ में हमेशा बोलता रहता हूं, लेकिन कुछ बातें, कुछ बिंदु मुझे बोलना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से शायद कई भाई मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या बात है, तो कुछ कारण थे कि लगातार उतना समय नहीं दे पाया था, लेकिन अब आप बेफिक्र रहें, परिस्थितियां को अनुकूल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस मुद्दे पर बात हम कर रहे हैं, मैं उन मुद्दों की बात करूंगा। और ये टाइगर रिजर्व क्या है, ये टाइगर रिजर्व क्या है और क्या होने वाला है, उसकी बात करूंगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल का आंकड़ा है भारत सरकार का, जहां जहां टाइगर रिजर्व है, जहां पर भी टाइगर रिजर्व पहले से बने हुए हैं, वहां पर
पिछले एक साल में करीब 200 लोगों को टाइगर ने मार दिया। जो आम नागरिक थे, अपने खेतों में काम करते थे, वो 200 लोगों को पिछले एक साल में करीब टाइगर ने मारा है। ये भारत सरकार के आंकड़े मैंने पिछले दिनों किसी रिपोर्ट में पढ़े थे कि 200 लोगों को टाइगर के द्वारा मार दिया गया। तो एक साल में 200 लोगों को अगर मरना है तो कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व होना जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब ये टाइगर रिजर्व की बात चली तो ऐसा नहीं है ये टाइगर रिजर्व इतने जोरों शोरों से इतने टाइगर के पीछे क्यों पड़े हैं। एक तरफ देखो बीजेपी वाले दिन रात पूरी ताकत लगा के टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व सुबह से शाम। उधर कांग्रेस वाले भी धीरे धीरे कह रहे, बोले हम विरोध नहीं कर रहे, हम टाइगर के समर्थन में हैं। मैंने दोनों के वीडियो देखे, दोनों के सुने। तो भाई साहब, इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है, मेरी समझ में आता है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई आदमी अब टाइगर तो यह वोट देगा नहीं आपने। एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताजी भी टाइगर का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी वाले नेताजी भी टाइगर का समर्थन कर रहे हैं, क्या टाइगर उनको वोट देगा? क्या टाइगर वोट देगा? क्या यहां जाने के बाद वोट जनता देगी? तो नेताजी को टाइगर की इतनी चिंता क्यों है? तो इसका मुझे जो कारण लगता है, मेरी समझ में आता है कि इसका एक कारण यह हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा अभी से नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से चल रहा है। चुनाव नजदीक थे, उससे पहले से मुद्दा शुरू हुआ। तो क्या होता है, चुनाव से पहले होती है चुनाव की फंडिंग। चुनाव में लिया जाता है चंदा। बड़े बड़े नेता बड़ा बड़ा चुनाव लड़ते हैं। अब आपकी हमारी तरह रहने की टूटी गाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़े चुनाव लड़ने के लिए बड़ा चंदा लिया जाता है। और बड़ा चंदा कौन देगा? अब इस कुंभलगढ़ में कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो है नहीं, है क्या हमारे यहां 10-20 बड़ी फैक्ट्रियां? हमारे क्षेत्र में दो ही तरह के लोग चंदा दे सकते हैं। एक तो जिनकी माइंस हैं और दूसरे जिनकी बड़ी बड़ी होटलें हैं। तो मुझे यह लगता है कि टाइगर की चिंता इसलिए ज्यादा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस वालों ने भी और बीजेपी वालों ने भी चुनाव के लिए इन बड़ी बड़ी होटल वालों से चंदा लिया और इस बात पे लिया कि चुनाव के बाद हम टाइगर लाएंगे तो आपका धंधा बढ़ेगा। चुनाव के बाद हम टाइगर लाएंगे, आपका धंधा बढ़ेगा। अब चुनाव निकले 2-2.5 साल हो गए, बीच में पेच फंस गया बाप का। ये तो कब का निपट चुका था भाई, लेकिन चुनाव से पहले ही जैसे ही टाइगर रिजर्व की बात हुई तो हमारे जाबाज साथियों ने पहली बार राजसमंद कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या में पहुंचकर ज्ञापन दिया। और हमने उसके बाद 31 अगस्त को चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर फिर कुंभलगढ़ मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन करके टाइगर रिजर्व रद्द किए जाने की मांग की। तब तक कोई नहीं बोला। तो ये पेच फंसा, टाइगर की फाइल सुस्त हुई, तो भाई साहब जिसने दिया है वो तो वसूलेगा, जिसने दिया है वो तो वसूलता है। मुझे दिया वो भी वसूलते हैं। मुझे समाज में 10-10 रुपए करके इकट्ठा चुनाव लड़ाया। आधी रात को फोन करके कहते हैं, डॉक्टर साहब काले दिया है तो देख लीजिए, मुंह नाराज ले जाऊंगा। तो आना पड़ता है। रात को 11 बजे भी भाई फोन करता है तो सुनना पड़ता है। क्यों? वो हक है उसका कि उसने मेरे साथ खड़े रहकर तन मन और धन से साथ दिया, तो उसका हक बनता है, तो मुझे जवाब देना पड़ता है। अब उन्होंने उधर से लिया होगा तो उधर जवाब देना पड़ रहा है। जब उधर से लिया, चंदे की पूर्ति नहीं हुई, टाइगर टाइम पे नहीं आया, तो वसूली शुरू हो गई होगी। इस चक्कर में सभी आजकल हाथ पैर मार रहे हैं कि टाइगर जल्दी आना चाहिए, टाइगर जल्दी आना चाहिए। तो भैया चंदा लिया तुमने तो जनता क्यों भुगते? अगर ये टाइगर आता है तो चुनाव से पहले मैंने नेताजी का एक वीडियो सुना था कि टाइगर को पिंजरे में बंद करके लाएंगे और किसी का भी घर खाली हुआ तो पिंजरे में बंद करके वापस छोड़ आएंगे।
पिंजरे में बंद करने के लिए तो फिर इतने बड़े जंगल की क्या जरूरत है? 10 बाई 10 15 फीट का थोड़ा बड़ा बना लेंगे, 50 फीट का बना लेंगे। इसके लिए पूरा ये सारा जंगल यहां से वहां तक खाली करवाने की जरूरत क्या है? उस समय मुझे आज भी याद है कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग हमारे जैतारण पिपाड़ा उदावड़ की तरफ हम गए और वहां पर जब हमने हमारे लोगों से बात की तो उनको ये कहा गया कि हमें नेताजी भरोसा दे के गए कि टाइगर को तो पिंजरे में लाएंगे, ऐसे नहीं लाएंगे। और वो वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ जिसमें कह रहे थे कि नहीं टाइगर की वजह से किसी का गरगाली नहीं हुआ, पिंजरे में बंद करके वापस छोड़े। तो इसका मतलब बात में सच्चाई थी। आज वो टाइगर आता है तो एक अगली बात कही जाती है कि टाइगर की वजह से कोई गांव खाली नहीं करवाया जाएगा, लेकिन शब्दों का फेर है। आप शब्दों का फेर समझिए। उस दिन ये कहकर इस बात से चुनाव जीते, अब किस तरह शब्दों का फेर किया जा रहा है। आप जब वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखी है, स्वैच्छिक विस्थापन, यानी खुद की इच्छा से कोई भाई छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ के जा सकता है, हम जबरदस्ती नहीं भगाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर के बगल में टाइगर आएगा रात में दिन में, आपके बच्चों को कभी भी उठा के ले जाए, आपको जीना मुहाल हो जाएगा। ऐसे माहौल में आप रह पाओगे? आप ऐसे माहौल में रह पाओगे? तो आप झक मरा के कहोगे कि भाई साहब हमको तो यहां से कहीं दूसरी जगह रहने लायक जगह दे दो, तो उस दिन कहेंगे भाई आपने स्वैच्छिक विस्थापन चयन किया इसलिए गांव खाली करना पड़ेगा। ये आज आपको नहीं करें, ये पहले टाइगर लाएंगे, फिर आपका रहना दुश्वार करेंगे और फिर आपको मजबूरी में, अगर मैं झूठा हूं, अगर इनके नोटिफिकेशन में स्वैच्छिक विस्थापन की बात नहीं है तो डॉक्टर राम मीणा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दे, अगर उस नोटिफिकेशन में स्वैच्छिक विस्थापन शब्द इन्होंने नहीं लिखा हो। शब्दों का खेल है, जनता के साथ खेले जा रहे हैं और हमारे लोग इतने भोले हैं कि वो समझ नहीं पाते नेताओं की चाल। तो इसलिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और आज नहीं तो कल आपको, अगर ये टाइगर यहाँ इस क्षेत्र में आता है तो ये तय मान के चलिए कि ये पूरा इलाका, जिस इलाके में ट्राइबल रहता है, ट्राइबल को छोड़कर जाना पड़ेगा, यहाँ टाइगर ही रहेगा। ये मेरी बात आप याद रखना, आज इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि आपको कुछ सालों बाद अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा इस जंगल के इलाके से। हमें पता है, हम दूर की दृष्टि से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए आज आपको चेता रहे हैं। जिस दिन आपके साथ घटित होगी उस दिन कहोगे कि यार बात तो सही कहता था डॉक्टर राम मीणा, लेकिन शायद उस दिन डॉक्टर राम मीणा के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज डॉक्टर राम मीणा आपको जगा रहा है कि जागिए, वरना कल आपको अपने बच्चों के लिए यहाँ रहने की जगह नहीं मिलेगी। ये टाइगर रिजर्व पे एक बात बार बार कहते हैं कि पर्यटन बढ़ेगा। पिछले दिनों मैंने वीडियो देखा, उसमें नेताजी कह रहे थे कि हमारे यहाँ होटलों से बहुत सारा रोजगार, इतनी होटलें खुली तो रोजगार बढ़ गया। इस रोजगार की गणित को भी समझ लेते हैं। वो कह रहे थे कि पहले लोग बाहर काम करने जाते थे, आजकल होटलों में यहाँ इतना काम मिल गया है कि लोग बाहर काम करने नहीं जाते हैं, यहाँ रोजगार बहुत सारा बढ़ गया। आप सच्चाई बताइए, इस पूरे इलाके में आज भी 70% युवा बाहर है। अगर यहाँ हो तो जाके कल से जनगणना करवा लीजिए, आधे लोग सूरत, मुंबई और अहमदाबाद में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आज आप यहां से शुरू कीजिए, दूर छोड़िए, इस रिछेड़ में आप जाके देखिए कि आधे घरों पे ताले लगे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि वो लोग सूरत, मुंबई और अहमदाबाद में मेहनत मजदूरी करते हैं। और आप कह रहे हैं कि यहां बहुत रोजगार हो गया। रोजगार दूसरा जो मैंने सुना कि 10-12 हजार की भाई होटल में कमरे में काम करने, झाड़ू पोछा करने वाले को भी 10-12 हजार रुपए देते हैं, इस तरह का मैंने नेताजी का भाषण सुना। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि साहब, आज उधर इस पूरे कुंभलगढ़ इलाके में 90% जो होटलें बनी हुई है वो भीलों की जमीन पर बनी हुई है। वो भील उस जमीन से इतना गेहूं पैदा कर लेता था,
इतना मक्का पैदा कर लेता था कि साल भर अपने बच्चों का पेट भर लेता था। छोटा मोटा जंगल में लकड़ी का कुछ का पेड़ का काम करके अपना पेट अपने बच्चों का पेट भर लेता था और मेहनत मजदूरी करके आराम से यहाँ रह रहा था। लेकिन उसको रोजगार पर्यटन के नाम पर और पहला फुसला कर आपने उसकी जमीनें औने पौने दामों में खरीदी हैं। अगर पिछले 15 साल के रिकॉर्ड देखो, 15 साल पहले कुंभलगढ़ में भीलों के पास कितनी जमीन थी? कौन खा गया भाई उस जमीन को? आज 15 साल पहले भीलों के पास जितनी जमीन थी आज उसकी चौथाई नहीं बची है। और आप रुकिए, अगले 5 से 7 सालों में आपके पास रहने लायक नहीं बचेगी। जिस तेजी से कालू जी ने जमीन का एक घटना बताई। बीच में भाई वनाराम जी ने एक बात कही कि जमीन का कोई मामला हुआ तो डॉक्टर राम जी से बात करो। मैं इस दोनों बातों को यहां एक साथ रखना चाहूंगा कि आपने जमीन बेची, उस जमीन पर होटल बनी, उस जमीन से पहले आप मक्का गेहूं थोड़ा बहुत पैदा करके अपने बच्चों का पेट भर लेते थे आराम से, कहीं आपको और बाहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आपने जमीन बेची औने पौने दामों पर, उस जमीन पे होटल बना और अब आप उसी होटल में बर्तन धो रहे हो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने में, और उसमें आपका परिवार का घर नहीं चल रहा है, परिवार का पेट नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो आज आदिवासियों के 50% बच्चे बाहर जाकर मजदूरी नहीं करते। आज सुबह सुबह जब हम उदयपुर से निकल रहे थे तो साइफन चौराहे पर हमारे इस इलाके के रोज कम से कम सैकड़ों मजदूर जाते हैं सुबह सुबह। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? अगर झूठ कह रहा हूं तो जाके देखना उन साइफन चौराहे और इस इलाके में कुंभलगढ़ क्षेत्र के कितने लोग सुबह टिफिन लेके जाते हैं मजदूरी के लिए। मजदूरी मिली तो ठीक, नहीं तो घर की ले जाई हुई खाना रोटी खा के जैसे तैसे वापस आते। ये सच्चाई है। जो पर्यटन की बात यहाँ के नेता कर रहे हैं बड़ी बड़ी, साहब पर्यटन से रोजगार मिला मानता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन आज भी उस पर्यटन के रोजगार में 80% हिस्सा उन लोगों का है जिनकी यहां जमीनें तक नहीं थी। जिनकी जमीनें थी उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिला, तो छोटा मोटा कोई रोजगार मिला जिसके लिए मजदूर, तो वो मजदूरी तो आप अगर जमीन नहीं बेचते तो भी कर लेते, उससे पहले भी कर रहे थे और उसके बाद भी कर रहे हो। तो ये सोचने की जरूरत है कि ये जमीन अगर चली गई तो अब हमारे बच्चों के लिए कल के दिन रहने की जगह नहीं बचेगी। यहां इस पूरे इलाके में जमीनों के कितने फर्जीवाड़े हुए, आप सबको याद होगा कि 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, यहां पर एक जमीन का बहुत बड़ा मामला हुआ और तब हमने पहली बार यहां के तहसील के सामने ढोल बजाकर उन जमीनों में हुए फर्जीवाड़े की पोल खोली। तो आप सबको वीडियो वायरल हुआ होगा कि कैसे अधिकारी तिल मिला गए थे, शायद देखा होगा आपने। लेकिन क्या करें साहब, डॉक्टर राम मीणा के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई यूं हिलाएगा और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर राम मीणा ने 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब आपको कहा कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, तब लोगों ने कहा अरे बाहर का है, चुनाव लड़ेगा, पैसे जेब में रख के 15 दिन बाद गायब हो जाएगा। कहा कि नहीं कहा? यही कहा कि चुनाव के बाद नजर नहीं आएगा। साहब ज्यादा बड़ी तो बात नहीं, पर मुझे लगता है चुनाव को 2.5 साल तो पूरे हो गए। ये डॉक्टर राम मीणा जो तुम 15 दिन और 2.5 महीने की बात कर रहे थे, 2.5 साल से तुम्हारी छाती पे मुंह दौड़ रहा है और अगले 25 साल तुम्हारी छाती पर मुंह दौड़ेगा। ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो पहली चाल इनकी फेल हुई, बीच में आया सब उपचुनाव जिला परिषद की एक सीट का। फिर मैंने कहा कि भाई पहले तो ये कह रहे थे कि बाहर का आदमी है चुनाव लड़ेगा, मीणा है भीलों की जगह चुनाव लड़ेगा। इस बात पर आप लोगों को बेकाया, हमारे लोगों ने कहा कि बात तो सही है भाई, भील मीणा है, यहाँ कहा कुछ लोग ने इस बात का वो किया। उपचुनाव में तो डॉक्टर राम मीणा चुनाव नहीं लड़ा, उसमें तो यहाँ का जन्मज आया भील कमलेश भील चुनाव लड़ा। तो अभी हमारे नेताजी सिर्फ एक ही बात लेके पूरे चुनाव में घूमते रहे, नहीं डॉक्टर राम मीणा यहाँ चुनाव क्यों लड़ेगा। अरे भाई डॉक्टर राम मीणा तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, पर फिर भी सपने में डॉक्टर राम मीणा याद आता है।
समस्या डॉक्टर राम मीणा से इसलिए है कि डॉक्टर राम मीणा अगर लड़ रहा है तो ये यहाँ के भील जग जाएंगे, और ये जग जाएंगे तो इतने सालों से जो हमारी दुकानें चलती आ रही है वो बंद हो जाएंगी। फिर इन्होंने वो भी बात नहीं चली तो एक और नई बात कही कि डॉक्टर राम मीणा तो इसलिए यहाँ इधर उधर घूम रहा है कि पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और डॉक्टर राम मीणा को कुंभलगढ़ में प्रधान बनना है जुगाड़ तुगाड़ करके। सुनी कि नहीं सुनी ये बात आपने? वीडियो बोल बाकायदा कि डॉक्टर राम मीणा को प्रधान बनना है, तो वो भी कब है? जब एसटी की रिजर्व सीट आएगी तब डॉक्टर राम मीणा को चुनाव या प्रधान बनना है कुंभलगढ़ का। तो भाई इस बात को उन्होंने कहा कि भाई ये बात कही कि भाई वो मीणा भील की सीट खाएगा, एसटी की प्रधान की सीट पे वो प्रधान बनेगा, तो ये पंचायती राज चुनाव महीने 2 महीने 6 महीने में आ जाएंगे, महीने 2 महीने में 6 महीने में आ जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूं, इस भरी जाजम से कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मीणा पंचायत राज चुनाव कुंभलगढ़ से नहीं लड़ेगा। डॉक्टर राम मीणा को प्रधान बनने का कतई शौक नहीं है, और एक प्रण जरूर डॉक्टर राम मीणा ने लिया है, एक प्रण जरूर डॉक्टर राम मीणा ने लिया है कि नेताजी तो कह रहे थे कि एसटी की रिजर्व सीट आएगी तो डॉक्टर राम मीणा प्रधान बनेगा इस चक्कर में, पर डॉक्टर राम मीणा ने प्रण लिया है कि डॉक्टर राम मीणा तो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन कुंभलगढ़ विधानसभा की 2 पंचायत समिति हैं, 2 पंचायत समिति हैं, एक कुंभलगढ़ और एक गढ़बोर। ये आज लिख के ले लीजिए कि इन दोनों पंचायत समिति में एससी एसटी और ओबीसी में से प्रधान बना के छोड़ूंगा। ये डॉक्टर राम मीणा का प्रण है। अब लाओ सीट किसकी लाओ? एसटी की लाओगे तो एसटी का तो बनना ही है, एससी की रिजर्व करोगे तो एससी का बनना ही है, ओबीसी की रिजर्व करोगे तो ओबीसी का बनना ही है। लेकिन अगर जनरल की रिजर्व रही तो भी एससी एसटी और ओबीसी में से इन दोनों पंचायत समिति में हमें प्रधान बनाना है और रिजर्व कैटेगरी का बनाना है। ये आपको समझने की जरूरत है। इन्होंने इतने साल, भाई दिनेश जी ने एक बात कही कि 75 साल हो गए, 75 साल कुंभलगढ़ पंचायत समिति में आज तक एससी का एक भी प्रधान नहीं बना, एससी का एक भी प्रधान नहीं बना, जबकि ये सीट 75 साल से किनके कब्जे में थी? जिन कांग्रेस को हमारे एससी एसटी के भाई माई बाप कहते हैं, इतने सालों में 50 साल उसी कांग्रेस ने राज किया, तब कांग्रेस को याद नहीं है एससी एसटी के नेता, लेकिन इतने साल गिनती में नहीं थे कांग्रेस को एससी एसटी के नेता। अब कांग्रेस को एससी एसटी की याद आने लगी है। तो साहब अब टाइम निकल चुका है, आप लेट है, कृपया माफ कर, गाड़ी निकलने के बाद सवारी नहीं मिलती। तो अब हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। पहले कांग्रेस ने हमारा ध्यान नहीं रखा, अब हम कांग्रेस का ध्यान नहीं रखेंगे। ये क्लियर बात है। अगर 70 सालों में कांग्रेस ने यहाँ के एससी एसटी और ओबीसी को अगर वास्तव में तवज्जो दी होती तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता कांग्रेस को कि पिछले उपचुनाव में 3रे नंबर पर थे। ये उसके कुकर्मों की सजा उसको खुद भोगनी होगी, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। फिर आप चाहे कितना ही कहोगे अरे नहीं साहब वो तो हमारे वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे, ठेका ले रखा तुम्हारे वोट काटने का? नहीं, हमने ठेका ले रखा तुम्हारे लिए कि हम तुम्हारे लिए सत्ता सजा के देते रहे और हमारे लोग इतने साल दरिया बिछाते रहे। क्या उनको सत्ता का हक नहीं है? लेकिन जब अब हक मांगने लगे हैं तो तुम्हें सारे बहाने याद आने लगे। तो इसलिए आप सबको मजबूत होना होगा। और भाई राम जी ने कहा कि डॉक्टर राम मीणा जी से संपर्क कीजिए, तो पिछले चुनाव में एक बात आई, साहब मेरे पास आज कौन सी ताकत है जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूंगा? बताइए। पिछले चुनाव में नेताजी ने मेरे लिए कहा कि आज तक वार्ड पंच का तो चुनाव जीता नहीं और उसके जो है कार्यकर्ता वो उसको साफ साफ कहते हैं। मेरे लिए ये भी कहा साहब ये तो मैं लिखवा के लाया हूं, पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, तो लोग मेरे नाम से पहले डॉक्टर साहब कहते हैं। ये तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपकी तरह 12वीं पास नहीं हूं। ये तो खुद की मेहनत से कमाया है साहब। राजनीति में साहब तो मैं अभी शुरुआत हुई है, उस हिसाब कहने से थोड़े दिन रुक जाइए। कुंभलगढ़ में लोग विधायक साहब कहेंगे तब आपके छाती पे कैसे सांप डोलेंगे देखना।
तो मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है। विधानसभा चुनाव 2.5 साल पहले चला गया और 2.5 साल बाद आएगा, लेकिन आपके पास एक जादू की छड़ी है। आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं जो है कि गांव में सरपंच नहीं सुन रहा, पटवारी जमीन के कागजों में हेर फेर कर रहा है, तहसील में तहसीलदार नहीं सुन रहा, पंचायत समिति में बीडीओ नहीं सुन रहा। डॉक्टर राम मीणा कौन है जो इनको सुना देगा भाई? डॉक्टर राम मीणा तो एक आम नागरिक है। क्या है डॉक्टर राम मीणा? कुछ भी नहीं है, एक आम नागरिक है। तो डॉक्टर राम मीणा की कौन सुनेगा? पर आपके पास एक पावर है, आपकी हर बात सुनी जा सकती है। कैसे सुनी जाएगी? कि अभी महीने 2 महीने में पंचायती राज आ रहा है। पंचायती राज चुनाव में अगर आपके गांव में सरपंच परेशान करता है, बीडीओ परेशान करता है, गांव का मुंशी सुनता नहीं, सचिव सुनता नहीं, तो साहब इसका इलाज आपके पास है कि सरपंच आपको हमारी विचारधारा का आदमी बनाना होगा। आपके गांव की समस्या हल नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन देखो, मैं डॉक्टर हूं, दवाई लिख के देता हूं, दवाई बता दूंगा, दवाई नहीं लो और फिर कहो डॉक्टर साहब हमारे तो पेट में दर्द है, आराम नहीं करता, तो दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। दवाई मैं बता रहा हूं, आप लोगे नहीं तो फिर आराम कैसे मिलेगा? तो इसलिए आपको दवाई लेनी है। तो पंचायत समिति तहसील में नहीं सुनता, तो साहब मैंने आपको कहा आपको जागना होगा और पंचायती राज में आपको आपकी विचारधारा का पंचायत समिति सदस्य, आपकी विचारधारा का जिला परिषद सदस्य जिताना होगा। जब आपका प्रधान पंचायत समिति में बैठेगा तो आपका काम बिना कहे होगा। और जो ये कहते हैं कि साहब अगर आपने गलती से सरपंच दूसरी विचारधारा का बिठा दिया, मैं सुन रहा था एक दिन वीडियो, तो फिर जयपुर से भजनलाल जी भेजेंगे, मैं लाऊंगा, पर सरपंच प्रधान दूसरी विचारधारा का होगा तो पैसा काम ही नहीं आएगा। तो साहब एक चीज मैं बता दूं कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। इतने साल ऊपर से नीचे तक सब आप ही लोग बैठे थे, तब वो विकास कहां घूम रहा था? मुझे तो ये बता दीजिए, तब कौन कौन सी जगह लेके जा रहा है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के पास बहुत पावर होती है, बहुत पैसा होता है, वो अपने गांव का विकास कर सकता है। पंचायत समिति के पास बहुत पैसा होता है, वो अपना विकास कर सकती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा। आप अपना सरपंच बनाइए, अपना प्रधान बनाइए, फिर देखिए विकास कैसा कैसा दौड़ा आपके घरों तक आएगा। ये आपको सोचना होगा, जानना होगा, समझना होगा। और दूसरी बात जिसपे बार बार हम कह रहे हैं, शेड्यूल एरिया पर। ये शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र या आम बोलचाल की भाषा में टीएसपी, ये टीएसपी से क्या केवल भीलों को फायदा होगा? अगर इस पूरे क्षेत्र में आज अगर टीएसपी लागू होता है तो सभी वर्गों के युवाओं को नौकरी में, स्थानीय युवाओं को नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या उससे ओबीसी और जनरल के बच्चों को फायदा नहीं होगा? लेकिन केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आज राजसमंद जिले का पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र इतने सालों से शेड्यूल एरिया में शामिल होने से वंचित रह गया। आज अगर ये एरिया शेड्यूल एरिया में शामिल होता तो हमारा भाई गणपत आज शायद पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता, और हमारा भाई इस मंच में हमारा भाई भैराराम आज किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। शायद आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभाएं नहीं है, लेकिन हम अपने समाज की प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करते हैं। मैं मन से एक बार आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार भाई भैराराम जी खड़े हो, एक बार खड़े हो और आप मंच पर आए। एक बार मंच पर आप आए और मैं चाहूंगा कि आप इनका स्वागत करें। एकमात्र भील समाज का बेटा है कुंभलगढ़ से, जो पहली बार पीएचडी कर रहा है। इस भाई को देखकर गर्व होता है मुझे। जो कहते हैं कि साहब हम गरीब हैं, मैं इनके घर गया हूं, आज भी कच्चा घर है, लेकिन हिम्मत, मेहनत, आप इनको देखकर बहाना नहीं कर सकते।
कि साहब मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, तो भाई इनसे गरीब शायद गिने चुने लोग होंगे। इनका आज भी कच्चा घर है। और दूसरा, प्रकृति ने उनके साथ पहले से एक अन्याय किया हुआ है। वो अपनी एक आंख से दिव्यांग है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अगर कोई युवा पीएचडी तक कर सकता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हम दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे युवाओं का हमेशा सम्मान हो। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाज के युवाओं को एक आपसे प्रेरणा मिलेगी। अगर ये शेड्यूल एरिया में हमारा राजसमंद का ये आदिवासी बहुल क्षेत्र शामिल हो जाता है, तो पढ़ाई में हमारे स्थानीय युवाओं को रिजर्वेशन मिलेगा और हमारे यहां से इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। और जिस दिन हमारे यहां से डॉक्टर बनेंगे, जब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेंगे, समाज मजबूत होगा, शिक्षा से मजबूत होगा, समाज में रोजगार होगा, नौकरियां होंगी, तो हमको जमीनें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जमीनें नहीं बिकेंगी तो किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जमीनें हमारे पास होंगी, रोजगार हमारे पास होगा, शिक्षा हमारे पास होगी, तो डॉक्टर राम मीणा को यूं शाम को 5 बजे तक सुबह से धूप में बैठ के गला फाड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये समाज अपने आप लड़ रहा होगा और मुझे समाज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैंने कुंभलगढ़ की राजनीति में जिस दिन कदम रखा, उस दिन एक कसम खाई कि मैं कुंभलगढ़ 2 ही कंडीशंस में चुनाव लड़ूंगा। मेरे जो साथी हैं उनके साथ मैंने तय किया कि कुंभलगढ़ जिस दिन कुंभलगढ़ शेड्यूल एरिया में शामिल हो जाएगा, डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़ की राजनीति से संन्यास ले लेगा। ये मेरा प्रण है। और मैं आज फिर दोहराता हूं कि जिस दिन शेड्यूल एरिया शेड्यूल एरिया में शामिल हो जाता है पूरा क्षेत्र, उस दिन ये सीट हमारे किसी भील भाई के लिए रिजर्व होगी और उस दिन डॉक्टर राम मीणा किसी भील भाई का हक नहीं खाएगा। ये डॉक्टर राम मीणा ने पहले से प्रण करके बैठे। इसलिए मुझे मेरे समाज को जगाने की जरूरत है कि समाज का हक कौन खा रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। इन दोनों मुद्दों के बीच में मैं बहुत ज्यादा समय ले गया, मुझे इतना नहीं बोलना था, लेकिन क्या करूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर मुझे यहां के बारे में बात करनी थी। आज से करीब 1 साल पहले हमारे रिछेड़ के युवाओं ने मुझे रात को करीब 10 बजे बात के लिए फोन किया। आज मुझे उस बात पर बात करने का मौका मिला है और रिछेड़ से लेकर इस पूरे इलाके की बात उसमें शामिल होगी। आप सब यहां मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि रिछेड़ किसके नाम से पहचाना जाता है? रिछेड़ किसके नाम से जाना जाता है? रीछा दाना भील के नाम से, लेकिन इतिहास में इस बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो इतिहास में जिक्र नहीं है तो नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में किस नाम से लोग जानते हैं? ज्यादातर रिछेड़ की बात आती है तो कोई भी अगर आदमी पूछता है कहां से रिछेड़, कौन सा रिछेड़, तो लोग कहते हैं आमज माता वाला रिछेड़। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पीढ़ियों से, सदियों से आमज माता का पुजारी कौन था और आज कौन है, ये समाज को सोचने की जरूरत है। सदियों से आमज माता हो, चाहे परशुराम महादेव हो और चाहे उदयपुर का देवारी में घाटा वाला मंदिर हो, सदियों से भील समाज की कुल देवियों के स्थान, कुल देवताओं के स्थान और इनके पुजारी भील समाज के लोग थे। लेकिन लोगों ने विकास के नाम पर ट्रस्ट बनाए और धीरे धीरे ट्रस्ट बनाकर जिस समाज की कुलदेवी, जिस समाज का पुजारी था, उसको उस मंदिर से आज धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? रिछेड़ के लोग इस चीज के गवाह हैं। आज से 1.5 साल पहले मुझे कहा
कि आमच माता का मंदिर तो समाज के हाथों से पहले ही जा चुका और अब अम्बा माता के मंदिर की तैयारी है। मुझे नहीं पता था कि 1.5 साल बाद उसी मंदिर के प्रांगण में मुझे इस बात को रखने का मौका मिला। रिछेल के युवा साथियों को शायद भूल गए हो, क्योंकि उस समय बात का एक बार टेम्परेरी समाधान हो गया था। आप लोगों ने ये कहा कि अब धीरे धीरे इस समाज के मंदिर पर भी दूसरे लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें मजबूत होना होगा। बात केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, बात यह है कि हमारे पुरखों की विरासत है। आमज माता का मंदिर हो, चाहे परशुराम महादेव का मंदिर हो, और चाहे अम्बा माता का मंदिर हो, ये मंदिर हमारे पुरखों की विरासत है। और कुंभलगढ़ का ये किला हमारे पुरखों की विरासत है, और हर हाल में हम इस विरासत को वापस में कर रहे हैं। हमारी लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पुरखों की विरासत को वापस हासिल करने की लड़ाई है। इसलिए आप सबसे मैं अब अपनी बात को यही विराम देते हुए अंतिम में यही कहूंगा कि इन सारी समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है, इन सारी समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है, आप सबको वैचारिक रूप से मजबूत होना होगा। आप सबको समाज में जागृति लानी पड़ेगी। हम जब तक अपने महापुरुषों के बारे में ढंग से जानेंगे नहीं, तब तक हम समाज को जगा नहीं सकते। इसलिए आज इस मंच से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है, हमारे साथियों ने आपस में चर्चा की कि हम हमारे महापुरुषों के बारे में ढंग से नहीं जानेंगे तो शायद समाज को जगा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने निर्णय किया है कि आदिवासी परिवार राजसमंद की ओर से हमारे सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएंगी। फिर चाहे राणा प्रताप की जयंती की बात हो, चाहे राणा पूजा की जयंती की बात हो, और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बात हो, हम आदिवासी परिवार बैनर से हमारे तमाम महापुरुषों की जयंती मनाएंगे और धूमधाम से मनाया करेंगे। इसके लिए क्योंकि हमें हमारे महापुरुषों को जानेंगे तब समाज को जगा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं। आखिरी बात जो है कि हमें इस टाइगर रिजर्व के मुद्दे को लेकर हमने जब हमारे माननीय सांसद साहब राजकुमार विरोध से बात की, हमारे विधायक जो है उनसे बात की, तो सभी ने एक बात कही कि अगर आप वास्तव में इस टाइगर रिजर्व रद्द करना चाहते हो और इसके लिए तो आपको आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व के विरोध में करना होगा। साथियों, अगले 7, 10, 15 दिन में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और आचार संहिता लगने के बाद हम शायद उतने खुले पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हमें टाइगर रिजर्व रद्द करवाना है तो आप और हमको तय करनी होगी तारीख, और अगले 7 से 15 दिनों में कुंभलगढ़ के मुख्यालय पर कम से कम हमारे 20 गांव जो टाइगर से विस्थापित होने की उनकी संभावना है, उस 20 गांव से कम 20,000 लोग अगर कुंभलगढ़ एक साथ एकत्रित होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनकी हिम्मत नहीं होगी टाइगर रिजर्व की बात करने का। तो उसके लिए आप सबको हमको मिलकर जागृति लानी होगी, और अगर निर्णय होता है और आह्वान किया जाता है तो हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से हमारे लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि हमें टाइगर रिजर्व के विरुद्ध कुंभलगढ़ मुख्यालय पर एकत्रित होना है। बहुत जल्दी आपको आह्वान किया जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, माफी चाहूंगा, बहुत सारी बातें थी इसलिए लंबा समय हो गया आपको बीच में, लेकिन आप सबने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सभी का पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। एक बार जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर रामनाथ जी के लिए।